हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं व्हाई डू वी फॉल इल। ओके, तो व्हाई डू वी फॉल इल में हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीजेस को, प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिवेंशन जो है उसमें हमने देखा कि प्रोफाइलैक्सिस जो है वो आते हैं। प्रोफाइलैक्सिस जो है उसमें हमने देखा था वैक्सीन्स आते हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं फॉर डिफरेंट डिजीजेस। ठीक है, नाउ today I'm going to teach you about the pulse polio program. So what it is? pulse polio program के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। और ये क्या है? 2 बूंद जिंदगी की जो काफ़ी एडवर्टाइज किया जाता है, what it is actually। ठीक है, तो ये जो है आज हम देखेंगे पल्स पोलियो प्रोग्राम में कि एक्चुअली ये है क्या। एक्चुअली पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है इट इज़ अ प्रोग्राम टू इरेडिकेट द पोलियो डिसीज, ठीक है, फ्रॉम द वर्ल्ड। ठीक है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इंडिया में ये जो पोलियो है इसे इरेडिकेट करने के लिए पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है वो 1995 में लॉन्च किया गया। और इसमें ये टारगेट पॉपुलेशन जो थी वो ये क्या कि 5 साल से छोटे बच्चे जो हैं उन्हें ये जो पोलियो वैक्सीन है वो दिया जाएगा। ये जो पोलियो वैक्सीन होता है ये 2 टाइप का हो सकता है, एक सॉक एंड एक सैबिन। ठीक है, सॉक जो है वो किल्ड वायरस होते हैं इसमें पोलियो के, और सैबिन में लाइव एटीन्यूटेड वायरस। ठीक है, दैट मीन्स वीकेंड और मॉडिफाइड वायरसेस होते हैं जो कि ज़्यादा रिस्पॉन्स कॉज नहीं करते। सैबिन और सॉक जो वैक्सीन्स थे वो पोलियो के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब ये पोलियो डिजीज़ को इतना इरेडिकेट करना ज़रूरी है क्यों? देखिए क्या होता है कि जो पोलियो वायरस होता है वो इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, उसमें पोलियो वायरस की वजह से ये जो वायरस है एयरबोर्न इन्फेक्शन इसका फैलता है। दूसरा, ये जो वायरस होता है ये इंटेस्टाइन में जाके क्या करता है, ग्रो होता है। लेकिन लास्टली ये क्या करता है, इंटेस्टाइन में जब ग्रो होता है ब्लड स्ट्रीम में जब पहुंच जाता है तो ब्लड स्ट्रीम से ये पहुंचता है न्यूरॉन्स में। ठीक है, और न्यूरॉन्स में भी मोटर न्यूरॉन्स को ये अफेक्ट करता है। अब ये मोटर न्यूरॉन होते क्या हैं? मोटर न्यूरॉन वो नर्व सेल्स होती हैं जो कि मसल्स को क्या करती हैं, सप्लाई करती हैं। ठीक है, तो ये जो मोटर न्यूरॉन है स्पेशली लोअर लिम्ब के मोटर न्यूरॉन को ये अफेक्ट करता है। और लोअर लिम्ब के मोटर न्यूरॉन को जब ये अफेक्ट करता है और उसे पैरालाइज कर देता है, ठीक है, पैरालाइज कर देता है मतलब कि उसकी वजह से ये जो मोटर न्यूरॉन है इसमें जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और वो आगे की तरफ नहीं जा पाती। तो ये जो ब्लॉकेज होता है उसकी वजह से जो पर्टिकुलर मसल्स जिनको कि वो मोटर न्यूरॉन सप्लाई कर रहा है वो क्या हो जाती हैं, वो पैरालाइज्ड हो जाती हैं और उसकी वजह से मसल्स जो हैं वो भी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, बहुत वास्ट हो जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है वास्टिंग होने के बाद। तो इसीलिए आपने पोलियो अगर किसी को हुआ है, किसी बच्चे को या किसी बड़े को आपने देखा कि उन्हें पोलियो है, तो आप नोटिस करेंगे कि जो लेग या जो लिम्ब अफेक्टेड है, एक भी लिम्ब अफेक्टेड हो सकता है, बोथ लिम्ब कैन बी अफेक्टेड। ठीक है, तो जो लिम्ब अफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा थिन होता है और वो जो कंट्रोल है उस पर कुछ नहीं होता है, उसे बहुत मुश्किल से जो है वो कंट्रोल कर पाता है। दैट मीन्स पैरालिसिस होता है और मसल वास्टिंग होती है। तो अब अगर किसी बच्चे को ये हो जाए तो क्या होगा कि वो बच्चा वो हमेशा क्या रह सकता है, पोलियो की वजह से हैंडीकैप हो सकता है। ठीक है, और हैंडीकैप होना जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है लाइफ के लिए। ठीक है, डिसेबिलिटी कॉज करता है पोलियो, इसीलिए ये जो डिजीज़ है बहुत ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक है और इसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम, इसलिए इसके लिए एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, तो पल्स पोलियो प्रोग्राम 1995 में लॉन्च किया था एंड लेस देन 5 ईयर्स के बच्चों को ये वैक्सीन जो है टाइम टू टाइम जो ये प्रोग्राम होते हैं और उसमें जो भी टारगेटेड पॉपुलेशन है वो होती है लेस देन 5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन और उन्हें ये वैक्सीन दिया जाता है। ठीक है, लेकिन स्टिल इस प्रोग्राम के बावजूद 95 में ये स्टार्ट हुआ था और इसका टारगेट था कि 20th सेंचुरी तक जो है जब स्टार्ट होगी उससे पहले ही हम पोलियो को इरेडिकेट कर देंगे। दैट मीन्स कोई भी न्यू केस पोलियो के नहीं जनरेट होंगे। लेकिन
ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस ये प्रोग्राम जो है अभी इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है कि 0 केसेस आए, ठीक है। लास्ट 5 इयर्स में एक सिंगल केस आया है, लेकिन इसके पहले अगर हम बात करें 2001 की और 2002 की, तो 2000 जो है उसमें अराउंड 268 केसेस थे, ठीक है, और 2002 में 238 केसेस, दैट मीन 2001 में कम थे, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2002 में वो काफ़ी बढ़ गए, ठीक है। अभी लास्ट 5 ईयर में बहुत जो कम केसेस हैं वो अभी आए हैं। अगर कंटिन्यूअस 5 इयर्स तक कोई केसेस नहीं आएगा तो फिर जो है पोलियो इरेडिकेटेड ऐसा जो है रिवील करेंगे कि अब जो कंट्री है इंडिया जो है इट इज़ पोलियो फ्री कंट्री, ठीक है। तो ये हम पोलियो को इरेडिकेट कर सकें, एक भी नया केस पोलियो का ना आए, उसके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पल्स पोलियो प्रोग्राम एंड द वैक्सीन। नाउ वी विल सी हाउ वी कैन ट्रीट द डिसीज एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा कि कैसे वैक्सीन से वी कैन प्रिवेंट द डिसीजेस। नाउ वी विल सी द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। दैट मीन्स डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए कौन से प्रिंसिपल्स जो हैं वो ध्यान में रखे जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा। सबसे पहला ट्रीटमेंट, जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है, सबसे पहले 2 टाइप्स होते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। पहला जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ठीक है। दूसरा जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है पैथोजन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, ठीक है। तो जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है उसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब जो डिजीज होती है वो सिम्टम्स उसमें जो भी आते हैं, सिम्टम्स जो भी दिखते हैं, अकॉर्डिंगली जो है हमें पता लगता है कि कौन सी डिजीज इसे हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर ऑर्गन जब अफेक्ट होगा तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे इन्फ्लामेशन की वजह से पेन हो सकता है, ठीक है। इन्फ्लामेशन की वजह से फीवर हो सकता है। तो ये क्या है, दीज आर द सिम्टम्स, पेन, फीवर एंड इन्फ्लामेशन आर सिम्टम्स। अब इन सिम्टम्स के लिए जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर पेन है किसी पर्सन को तो उसे एनाल्जेसिक दिए जाते हैं। एनाल्जेसिक क्या होते हैं, दे आर द पेन रिलीवर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोपाम, ठीक है, इट इज अ पेन रिलीवर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पेट दर्द है तो आपको साइक्लोपाम अगर कभी डॉक्टर ने दिया होगा तो वो एक एनाल्जेसिक ड्रग है जो कि पेन को रिलीव करती है, ठीक है। दूसरा इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दी जाती हैं, ठीक है, जैसे कि पैरासिटामोल, ठीक है। ये खाने से क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। साथ ही इन्फ्लेमेशन के लिए एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स दी जाती हैं, ठीक है। एंटीहिस्टामिनिक ड्रग जो हैं अगर अक्यूट बहुत ज़्यादा सीवियर कोई रिएक्शन है, ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा इचिंग है या स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा रेड हो गई है, बहुत इचिंग है, उसमें स्वेलिंग भी है, ठीक है, तो ये जो है ये हो सकता है ड्यू टू सम एलर्जी, ठीक है। और एंटीहिस्टामिनिक ड्रग जो है वो क्या करती हैं, एंटी एलर्जिक होती हैं और एलर्जी को क्या करती हैं, वो कम करती हैं, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो फॉर रिड्यूस द इन्फ्लामेशन, ठीक है। दूसरा फीवर, फीवर के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग्स दी जाती हैं, ठीक है। एंटीपायरेटिक ड्रग्स जो है वो क्या करती हैं, फीवर को रिड्यूस करती हैं, जैसे कि क्रोसिन, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स, दीज आर द डिफरेंट ड्रग्स विच आर गिवन इन द फॉर द रिलीफ ऑफ सिम्टम, ठीक है। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट गिवन टू रिलीव द सिम्टम ऑफ डिजीज,
ठीक है, सो ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। नाउ द पैथोजन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। ठीक है, पैथोजन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मतलब क्या, जैसा कि हमने देखा है कि पॉजिटिव एजेंट के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन देखा था, जिसमें हमने देखा था डिफरेंट डिजीजेज जो हैं वो बैक्टीरियल डिसीजेज हो सकती हैं, ठीक है, वायरल डिसीजेज हो सकती हैं, फंगल डिसीजेज हो सकती हैं, ठीक है, तो प्रोटोजोअल डिसीजेज हो सकती हैं, ठीक है। तो स्पेशली ये जो मेन बैक्टीरियल, वायरल और फंगल डिसीजेज जो हैं इनके लिए एंटी बैक्टीरियल, ठीक है, एंटी वायरल और एंटी फंगल ट्रीटमेंट जो है, ड्रग्स जो हैं यूज की जाती हैं। ये जो डिफरेंट ड्रग्स होती हैं, ठीक है, बैक्टीरियाज के लिए एंटी बैक्टीरियल और एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं। ये जो ड्रग्स रहती हैं ये डिफरेंट इफेक्ट कॉज करती हैं और डिफरेंट तरीकों से इनकी ग्रोथ को वो या तो कम करती हैं या इन्हें किल करती हैं, ठीक है। अब एंटीबायोटिक्स जो हैं वो क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किए थे एंटीबायोटिक, और उन्होंने कब डिस्कवर किए? उन्होंने डिस्कवर किए 1929 में, ठीक है। तो एंटीबायोटिक आर डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929, ठीक है। सबसे पहला जो एंटीबायोटिक था वो था पेनिसिलिन, ठीक है, और ये पेनिसिलिन जो है उन्होंने किससे बनाया था? एक फंगस से। कौन सी फंगस? पेनिसिलियम, ठीक है। तो ये जो पेनिसिलिन था उन्होंने फंगस से बनाया था, पेनिसिलियम फंगस से, और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये फंगस और बैक्टीरिया जब ग्रो एक साथ कर रहे थे तो ड्यू टू दिस सब्सटेंस, दिस केमिकल, जो बैक्टीरियाज थे उनकी ग्रोथ जो थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। इन दिस वे ही हैज ऑब्जर्व कि ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है, ये केमिकल है, ये क्या कर रहा है? बैक्टीरियाज की ग्रोथ को रोक रहा है, ठीक है। तो फिर फर्दर जो है इस पर रिसर्च हुई और उसके बाद से बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो हैं बैक्टीरियाज और फंगस से बनाए जाने लगे, ठीक है। पेनिसिलिन जो है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है और इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होता है? देखिए, बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो हो सकते हैं और बहुत वेरियस टाइप के होते हैं। तो पेनिसिलिन ऐसा ड्रग है जो वेरियस टाइप के बैक्टीरियाज पर अफेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे भी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक ओनली फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ओनली फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये जो है उनका इफेक्ट रहता है। बट जो पेनिसिलिन है, इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक विच वर्क्स अगेंस्ट लॉट्स मेनी बैक्टीरियाज, ठीक है। तो ये पेनिसिलिन स्टिल इट इज वेरी यूजफुल फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ठीक है। पेनिसिलिन के अलावा जो दूसरे हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, ठीक है, टेट्रामाइसिन, these are different kind of other एंटीबायोटिक्स। अब करते क्या हैं? देखिए, पेनिसिलिन जो है अब किस टाइप से ये ग्रोथ को कम करते हैं? तो ये क्या करते हैं? वेरियस एक्टिविटीज को ये ब्लॉक करते हैं जो कि बैक्टीरियाज के लिए इसेंशियल हैं। फॉर एग्जांपल, जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है वो क्या करता है? जो बैक्टीरियाज हैं उसकी मेटाबॉलिक पाथवे को ब्लॉक कर देता है, और जब वो मेटाबॉलिक पाथवेज उसके ब्लॉक होते हैं तो सेल वॉल जो है वो बिल्डअप नहीं हो पाती। किसकी? बैक्टीरिया की, ठीक है। और बैक्टीरिया की सेल वॉल जो बिल्डअप नहीं हो पाती तो उनकी ग्रोथ जो है वो कम होती जाती है धीरे धीरे। तो इन दिस वे पेनिसिलिन क्या करता है? इट ब्लॉक्स द मेटाबॉलिक पाथवे ड्यू टू विच द बैक्टीरिया इज नॉट एबल टू मेक इट सेल वॉल एंड इट कॉजेज अ डिक्रीज ऑफ देयर ग्रोथ, ठीक है। अब ये पेनिसिलिन जो है ये क्या करेगा? बैक्टीरिया को तो किल करेगा,
क्योंकि वो सेल वॉल नहीं बना पा रहा है, लेकिन हमारी ह्यूमन सेल को वो जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि हमारी सेल्स में देयर इज नो सेल वॉल। ठीक है, नाउ स्ट्रेप्टोमाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन जो है वो क्या करते हैं, दे अफेक्ट द राइबोसोमल फंक्शनिंग। ठीक है, राइबोसोमल जो फंक्शनिंग है उसको अफेक्ट करते हैं, किसमें, बैक्टीरियाज में। और जब ये राइबोसोमल फंक्शनिंग अफेक्ट होगी तो क्या होगा, राइबोसोम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अदर एक्टिविटीज। तो जब बैक्टीरियाज में ये नहीं हो पाएगा तो वो उनकी प्रॉपर एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे और दे विल गेट अफेक्ट, उनकी जो ग्रोथ है वो अफेक्ट होगी। ठीक है, तो इन दिस वे ये जो डिफरेंट फंक्शनिंग है इनकी अफेक्ट करती है। सिप्रोफ्लॉक्सिसिन क्या करता है, इट अफेक्ट डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है जो कि सेल डिवीजन के लिए बहुत जरूरी है, ये उसे ही ब्लॉक करता है या अफेक्ट करता है, और उसकी वजह से उनकी जो सेल डिवीजन है वो रुक जाएगी, उनकी जो फर्दर ग्रोथ है वो अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इन दिस वे बाय डिफरेंट एक्शंस ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने में सफल रहते हैं। ठीक है, अब ये जो एंटीबायोटिक्स हैं इसमें कुछ बातें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, एंटीबायोटिक्स हमेशा डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन से लेना चाहिए। ठीक है, एंटीबायोटिक्स हमेशा बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही लेना चाहिए। ठीक है, अगर वायरल इन्फेक्शन है, जैसे थोड़ा सर्दी खांसी स्नीजिंग है, तो वो यूजुअली वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो इन दैट केस वी शुड अवॉइड द एंटीबायोटिक्स। क्यों, क्योंकि अगर हम एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शन में ही लेते रहेंगे तो हमारी बॉडी में क्या होगा, जो बैक्टीरियाज ऑलरेडी हैं वो रेजिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, हमारी बॉडी जो है अगर इन्फेक्शन फ्यूचर में होगा तो ये एंटीबायोटिक्स जो हम रेगुलरली लेते आ रहे हैं वो फिर फर्दर वर्क नहीं करेंगे। साथ ही हमारे इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमें फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, तो अगर वो किल हो गए तो हमारा फूड का डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। दूसरा कि अगर हम पर्टिकुलर एंटीबायोटिक का कोर्स लेते हैं तो हमें वो पूरा कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज जो प्रॉपर फंक्शन है उसका कि वो ग्रोथ को रोक रहा है बैक्टीरिया की, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, दीज आर द थिंग वी शुड रिमेंबर। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा कि वायरस के इन्फेक्शन में हमें एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में वर्क ही नहीं करेंगे। अब वायरल के लिए फिर क्या लेना चाहिए, तो वायरसेस जो है वो हमें पता है कि दे आर इन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, दे शो the life processes or activity when they are present in the body of host। ठीक है, तभी वो एक्टिविटी शो करते हैं। इसीलिए वायरस को हम इन विट्रो, दैट मीन्स बॉडी के बाहर ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि वो तभी ग्रो होते हैं जब वो होस्ट की बॉडी में हो। ठीक है, और जब हम उन्हें बाहर ग्रो नहीं कर सकते तो उन पे एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और इसीलिए एंटीबायोटिक से एंटीवायरल ड्रग्स बनाना दे आर वेरी डिफिकल्ट। फिर भी देयर आर सम ड्रग्स जो कि प्रेजेंट हैं अभी, जो कि वायरल इन्फेक्शन के लिए यूज की जा सकती हैं, जैसे कि एसाइक्लोविर, एजिडोथाइमिडीन, एटसेट्रा। ठीक है, तो दीज आर सम ड्रग विच आर एंटीवायरल, जो कि वायरल इन्फेक्शंस में यूज की जा सकती हैं। और अभी जो है और इन्वेंशंस हो रही हैं और डिस्कवरीज हो रही हैं सो दैट नए नए ड्रग्स जो हैं वो बनाए जा सके और इन्फेक्शंस को जो कि पैथोजन स्पेसिफिक होते हैं उन्हें ट्रीट किया जा सके। ठीक है, फंगल के लिए एंटी फंगल ड्रग्स जो हैं वो यूज की जाती हैं। ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव डन विद द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, जिसमें फर्स्ट है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और सेकंड है पैथोजन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव डन विद दिस चैप्टर एंड वी हैव गॉन थ्रू ऑल द टॉपिक्स इंक्लूडिंग हेल्थ and disease. So see you in the next session when we see the new topic.